एक समय था जब इस जगह पानी से भरा हुआ समुद्र हुआ करता था, जो कई समुद्र जीवों का आशियाना हुआ करता था। हजारों लोगों को इस समुद्र से रोजगार मिलता था, लेकिन आज ये जगह एक बंजर रेगिस्तान में बदल चुका है। हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की मार को झेल रहे अरल सागर की, जो कि अब पूरी तरह से अपने अंत के निकट पहुंच चुका है, वो भी केवल पिछले 50 सालों में। आज के वीडियो में हम अरल सागर के खत्म होने की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, तो बस बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच एक भूमि से घिरी झील हुआ करती थी, जो 2010 तक काफी हद तक सूख गई थी। इस वाटर बॉडी को अरल सागर कहा जाता था। 68,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ अरल सागर दुनिया में इंग्लैंड वाटर का चौथा सबसे बड़ा भंडार था। अपने चरम पर अरल सागर उत्तर से दक्षिण तक लगभग 270 मील यानी 435 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 180 मील यानी 290 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ था। इसकी बर्बादी की कहानी शुरू हुई 60 के दशक में। 1960 के दशक में ये सिकुड़ना शुरू हुआ, जब सोवियत सिंचाई परियोजनाओं के लिए इसे पानी देने वाली नदियों का रुख मोड़ दिया गया। इसके बाद 1977 तक ही इस समुद्र का 10% पानी खत्म हो गया, लेकिन सोवियत यूनियन ने इस बात पर कोई भी कदम नहीं उठाया। यहाँ तक कि उसने इस समुद्र के घटते जल स्तर को लेकर कई चिंता भी नहीं दिखाई। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की रडार सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीरों में दिखाई दिया गया कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा यानी अरल सागर का बीते 50 साल में 90% हिस्सा सूख चुका है। एक वो भी दौर था जब 1534 में आइलैंड वाले इस सागर को आइलैंड का सागर कहते थे। ये दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरण आपदाओं में से एक है। 1997 में सूखने के चलते अरल सागर 4 लेक में बट गया था, जिसे उत्तरी अरल सागर, पूर्वी बेसिन, पश्चिम बेसिन और सबसे बड़े हिस्से को दक्षिणी अरल सागर का नाम दिया गया। 2009 तक सागर का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा पूरी तरह से सूख गया और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा पतली पट्टी में तब्दील हो गया। जैसे जैसे सागर सूखने लगा, उसके आसपास का पर्यावरण भी बदलने लगा। अब जब इतना बड़ा सागर सूखेगा तो उसका असर पर्यावरण पर अच्छा तो पड़ नहीं सकता। यहाँ भी यही हुआ। समुद्र के खत्म होने के साथ ही आसपास का जंगल भी खत्म होने लग गया और पूरा इलाका रेगिस्तान में तब्दील होने लगा। एक समय था जब कई खाना बदोशी जातियों के लोगों ने अरल सागर के पास अपने ठिकाने बनाए हुए थे और वो अरल सागर से मछली पकड़कर अपना घर बार चलाते थे, लेकिन अरल सागर के सूखने से उनकी रोजी रोटी का जरिया भी छिन गया। 1960 में सोवियत यूनियन ने अपने देश में चावल और कपास और दूसरी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए सायर नदी को मरुभूमि की सिंचाई के लिए विभाजित करने का निर्णय लिया, जिसके परिणाम स्वरूप आगे के 40 वर्ष में अरल सागर का 90% जल समाप्त हो गया। इसका एक परिणाम ये भी हुआ कि अरल सागर की 74% से अधिक सतह सिकुड़ गई और इसका आकार 1960 के आकार का केवल 10% ही शेष रह गया। ये भी सोवियत यूनियन का मतलब केवल कपास की फसल से भारी मुनाफा कमाना था। उसे इस सागर की सेहत से कोई मतलब नहीं था। उसके प्रयासों का उसे फल भी मिला। उज्बेकिस्तान उस समय कपास का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया था। आज भी उज्बेकिस्तान बड़ी मात्रा में पूरी दुनिया में कपास को एक्सपोर्ट करता है और आज ये उसकी इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन जहाँ इस परियोजना से उज्बेकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर जा रही थी, वहाँ एक पूरा का पूरा सागर सिकुड़ता जा रहा था। सोवियत यूनियन ने पानी की आपूर्ति के लिए कई बांध भी बनाए, जिससे हर साल 170 किलोमीटर पानी को रोका जाता था और इसका असर ये हुआ कि अरल सागर धीरे धीरे सूखने लगा। 1960 से सन 1970 के दशक में इस सागर का क्षेत्रफल काफी तेजी से कम होने लगा और ये अपनी बर्बादी के करीब और करीब पहुँचने लगा। इसके बाद ये सागर अलग अलग भागों में विभाजित हो गया, जिसके नाम थे पूर्वी अरल सागर, पश्चिमी अरल सागर, उत्तरी अरल सागर और दक्षिणी अरल सागर। लेकिन इन सब के बावजूद भी सोवियत यूनियन ने कोई रहम नहीं दिखाया और यहाँ से पानी लेने की मात्रा कम करने की जगह दुगनी कर दी। अब ये हो गया था कि इस सागर में कहीं से भी पानी नहीं पहुँच पा रहा था और जो पानी इसमें था वो भी सूरज की गर्मी से भाप बनकर उड़ रहा था। जब तक ये योजना शुरू नहीं हुई थी, तब तक इस सागर का लेवल समुद्र के लेवल से 53 मीटर तक था, लेकिन सिंचाई परियोजना शुरू होने के बाद इसका दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा पूरी तरह से सूख गया और ये एक रेगिस्तान में बदल गया। 2010 के आते आते पूरा अरल सागर 40 मीटर की पट्टी में सिमट कर रह गया और इतने बड़े सागर के सूखने के बाद भी सोवियत यूनियन ने कभी उसकी सुधि नहीं ली। सागर के सूखने से सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के समृद्ध मछली उद्योग को हुआ। मछली उद्योग पूरी तरह से खत्म हो गए, जिसके चलते बेरोजगारी और आर्थिक मुश्किलों का दौर शुरू हो गया। पानी सूखने के चलते प्रदूषण बढ़ा और अरल सागर के इलाके में रह रह के लोगों को
सेहत से जुड़े परेशानियों से जूझना पड़ा। मौसम पर भी इसका जबरदस्त असर पड़ा। गर्मी हो या सर्दी, दोनों ही कहर बरपाने लगे। लेकिन जहाँ सोवियत यूनियन इस सागर को सूखने की कसम खा चुकी थी, वहीं कजाकिस्तान ने इसे बचाए रखने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी। कजाकिस्तान ने अरल सागर के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के बीच एक बांध बनाया ताकि इस सागर में पानी पहुंचाया जा सके। कजाकिस्तान का डैम प्रोजेक्ट 2005 में पूरा हो गया था, जिसके बाद 2008 में सागर में पानी का स्तर 2003 की तुलना में 12 मीटर तक बढ़ गया था। इसके कारण पानी में नमक की मात्रा भी कम होने लगी और कई समुद्री जीवों की प्रजातियां जो लगभग खत्म हो चुकी थी, वो वापस आने लगी। बारिश की मात्रा बढ़ी, जिससे हरियाली भी बढ़ने लगी। लेकिन इन प्रयासों के बाद भी अरल सागर अपनी पुरानी इस रंगत को कभी नहीं पा पाया। आज अरल सागर को बचाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन शायद ही अरल सागर कभी पहले की तरह हो सके। दोस्तों, अरल सागर अकेला एक उदाहरण नहीं है। आज हम सभी पानी की परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। गर्मी की तपिश बढ़ती जा रही है, तापमान 50 डिग्री के पार जा रहा है, समुद्र का पानी सूख रहा है, नदियाँ नालियों में बदल रही है और यही हाल रहा तो जल्दी से धरती से कई और सागर और नदियाँ गायब हो जाएगी। नदियाँ नहीं होगी तो जंगल भी खत्म हो जाएंगे और धरती रेगिस्तान में बदल जाएगी। और फिर उस धरती पर जीवन कैसा होगा, ये सोचकर भी आपकी रूह कांप जाएगी। अरल सागर की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारी प्राकृतिक संसाधनों की कीमत पर किए गए गलत फैसलों का कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है। ये सागर अब सिर्फ एक यादगार है जो हमें हमेशा ये याद दिलाएगा कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना कितना महत्वपूर्ण है, वरना हमें उसके कितने खतरनाक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों, अभी भी समय है। अगर हम अभी भी संभल जाए और अपनी जिम्मेदारियां निभाए तो हम अरल सागर जैसे कई सागरों को मिटने से बचा सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।